एक कदम जीत की तरफ बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका आत्मविश्वास। यदि आप पहले ही डर गए तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। आज देश मना रहा वीर बाल दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार करेंगी प्रदान। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 प्रतिभाशाली बच्चे होंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मंच से बच्चों को करेंगे संबोधित। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। 11 वर्षों में बिना भेदभाव विकास का दावा। यूपी डिफेंस कॉरिडोर को रक्षा निर्माण का बताया वैश्विक केंद्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली में अनूदित संविधान का किया विमोचन। संथाली समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण। अब संविधान अपनी भाषा में पढ़ समझ सकेंगे संथाली लोग। उपराष्ट्रपति ने महामना वाङ्मय की अंतिम श्रृंखला की जारी। कहा, मालवीय जी ने प्राचीन मूल्यों को आधुनिक भारत से जोड़ा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिखता है उनका शैक्षिक दर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। जीरो टॉलरेंस नीति पर फोकस। राज्य, केंद्र और विशेषज्ञ होंगे शामिल। देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में की थी। इसका उद्देश्य देश को उन बाल वीरों की याद दिलाना है जिन्होंने बहुत कम उम्र में सत्य, धर्म और साहस का मार्ग चुना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीर बाल दिवस पर देश भर के विभिन्न राज्यों के 20 बच्चों को उनके उल्लेखनीय और साहसी कार्यों के लिए आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। ये पुरस्कार आज सुबह 10 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष समारोह में दिए जाएंगे। ये पुरस्कार वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा खेल जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता बच्चों से भी बातचीत करेंगे। वीर बाल दिवस का उद्देश्य साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के वीर पुत्रों के अद्वितीय साहस और सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संथाली भाषा समाज के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की दिन है क्योंकि भारत संविधान में हमारा ऑल चिकी संथाली में संविधान पब्लिश किए हैं। I am feeling very privileged to be invited here for the release of the book in Santali language, which has been there in India since it's happening 100 years. It is going to celebrate its 100 years of Old Chiki, which is written by Pandit Raghunath Murmu. तेहें नवा सगुन महारे सान्ताल परची ते सपड़ावाकान भारत दिसोम रेना संविधान उछार आकाना। नवा आखड़ा रे सेलेद आकान सेलेद काते इñो अडी रस्किन बुझाया। नवा अक्तो रे सानाम सान्ताली हपन को अडी अडी साराव कोआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लखनऊ की धरती एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि पिछले एक दशक में करोड़ों भारतीयों ने गरीबी से मुक्ति पाई है। उन्होंने बताया कि ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि उनकी सरकार ने सबसे पिछड़े लोगों, सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को प्राथमिकता दी। सरकार पिछले 11 सालों से बिना भेदभाव हर नागरिक के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। आज लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव को देश में खेल प्रतिभाओं को निखारने और खेल भावना को मजबूत करने का एक शानदार मंच बताया है। उन्होंने गुरुवार को कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की पहल न सिर्फ युवाओं को खेलों से जोड़ती है, बल्कि उनमें अनुशासन, टीम वर्क और प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना भी विकसित करती है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि सांसद खेल महोत्सव जैसे आयोजन ग्रासरूट लेवल पर छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी इस मंच के जरिए अपनी क्षमता दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। अब देखिए, देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना, देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। काशी का सांसद होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में, इस खेल महोत्सव के आयोजन से बहुत करीबी से जुड़ा रहा हूं और आज भी मैं देख रहा हूं मेरे सामने सब बैठे हुए हैं। इसका अलावा अनेकों बार मैंने अलग अलग सांसदों के खेल महोत्सव का शुभारंभ करने का काम भी किया है और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं ने सांसद खेल महोत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस साल भी कई हफ्तों तक चले इस विशाल आयोजन ने युवाओं के लिए
एक मजबूत मंच का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि खेल केवल जीत हार तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और अनुशासन सिखाते हैं। सांसद खेल महोत्सव युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री के मुताबिक एक विकसित भारत के निर्माण में खेलों की अहम भूमिका है। ऐसे आयोजन देश में खेल संस्कृति को मजबूत करते हैं और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की नींव रखते हैं। साथियों, सांसद खेल महोत्सव का स्केल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका इम्पैक्ट भी है। आज इससे देश को हजारों की संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल रहे हैं और साथ ही साथ ये महोत्सव युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण, युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी बन रहा है, क्योंकि जीत और हार से अलग खेलों में हमें जो स्पोर्ट्स स्पिरिट, जो खेल भावना सीखने को मिलती है, उस स्पोर्ट्स स्पिरिट से, उस भावना से ही सक्षम और अनुशासित युवाओं का निर्माण होता है और ऐसे सक्षम अनुशासित युवा ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। मुझे खुशी है कि सांसद खेल महोत्सव के जरिए देश के युवाओं में इस भावना का निरंतर विकास हो रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में महामना वांग में पंडित मदन मोहन मालवीय के संपूर्ण कार्यों की दूसरी और अंतिम श्रृंखला का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संग्रह सिर्फ कागज पर स्याही नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का डीएनए और देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मूल योजना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा राष्ट्र को जगाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि उनका जीवन इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे शिक्षा समाज को बदल सकती है और देश की जड़ों को मजबूत कर सकती है। Mahamana Malviya ji was a staunch nationalist, a journalist, social worker, lawyer, statesman, educationist, and a learned scholar of Indian ancient culture. He was also a rare visionary who understood that India's future did not lie in discarding its past, but regenerating it. That is where India's great pride can come back. He was the bridge linking between the ancient Indian values and modern democratic aspirations. Our Malviya ji is one such great personality of his days. It is very difficult in those days to have a balanced approach towards both. And while he was the deep scholar of Sanskrit and a devout follower of Sanatana Dharma, he was equally a pioneer of modern education and industrial growth. उपराष्ट्रपति ने कहा कि महामना मालवीय की एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रबुद्ध भारत के विजन की अनुगूंज समकालीन पहलों जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और 2047 तक विकसित भारत के मिशन में गहराई से महसूस की जाती है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो पंडित मालवीय जी की चिरस्थायी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। At a time when India was under the colonial rule, Pandit Madan Mohan Malviya ji firmly believed that education was the strongest weapon to awaken the nation. That is why he devoted his maximum time for constructing that great university.
His life stands as a shining example of how education can transform society and strengthen the roots of a country. He founded the Banaras Hindu University, one of the Asia's greatest centers of learning. Not now, in those days. A single personality devoted his life for a mission, and he has created the Banaras Hindu University. Pandit Malviyaji's dream was not merely to build an institution, but to create an environment where our modern education and Indian culture must grow together. It must go and grow together. Over the years, the university has grown with multiple institutes, faculties, departments, multidisciplinary centers, constituent colleges and schools. The disciplines taught span across humanities, social sciences, technology, medicine and the arts. Institutions such as Bharat Kala Bhavan have achieved international recognition. Medical facilities including the Institute of Medical Sciences, Sir Sundarlal Hospital and the Trauma Center serve the wider region. Malviyaji's emphasis on inclusive, value-based and skill-oriented education finds strong reflection in the National Education Policy 2020 introduced under the vision and foresight of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस विजन के तहत आयोजित ये वार्षिक सम्मेलन उभरते खतरों से निपटने के लिए भारत की अगली पीढ़ी की रणनीतियों पर विचार विमर्श करने का एक मंच बन गया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की भावना से आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए औपचारिक और अनौपचारिक चैनल स्थापित करके विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना और भविष्य की नीति निर्माण के लिए ठोस सुझाव देना शामिल है। 2 दिवसीय सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और विचार विमर्श का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी सीटी मुद्दों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुभवों और अच्छी प्रथाओं यानी कि गुड प्रैक्टिसेस और आतंकी जांच से मिली सीख को साझा करना है। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आतंकवाद विरोधी मुद्दों से निपटने वाली केंद्रीय एजेंसियों, विभागों के अधिकारी और कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों से विशेषज्ञ भाग लेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के रीवा में कृषक सम्मेलन को संबोधित किया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देश भर में लगभग 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ती है, पानी की बचत होती है और रासायनिक उर्वरकों से होने वाली बीमारियों में कमी आती है। इससे किसानों और समाज दोनों को लाभ होता है। उन्होंने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मित्रों, प्राकृतिक खेती एक ऐसा हमारा परंपरागत प्रयोग है जिसको हम भूल गए। एक ही देसी गाय से 21 एकड़ खेत में खाद के और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के बगैर प्राकृतिक खेती होती है। किसान को जगत का ताज कहते हैं क्योंकि किसान की मेहनत से जो अनाज उत्पन्न होता है वो पूरी दुनिया का, देश का पेट भरने का काम करता है। मगर आप मुझे बताइए भाई, हमें अधिकार है
कि वो ही अनाज को जहर से भरकर हम लोगों को खिलाएं। ढेर सारे रोगों के मूल में जाते हैं, चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, अनेक प्रकार की बीमारियां अनाज में मिश्रित एक केमिकल फर्टिलाइजर से होती है। अब किसान कहेगा मेरी आय का क्या होगा, मगर प्राकृतिक खेती एक ऐसा प्रयोग है जो गौ माता के गोबर और मूत्र के उपयोग से, छोटी छोटी प्राकृतिक चीजों की मिलावट से एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो किसान की आय को भी कम नहीं करने देती और उनकी उपज शुद्ध होती है। किसान की आय बढ़ेगी, पानी का बचाव होगा और कई प्रकार के रोगों से अनाज खाने वाले लोगों की मुक्ति होगी। और ये एक्सपेरिमेंट अब छोटा मोटा नहीं है। देश के 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और ये सिद्ध हो चुका है। मैंने मेरे खुद के खेत में इसका एक्सपेरिमेंट किया है। इससे उत्पादन कम नहीं होता है, उत्पादन बढ़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल समिट की शुरुआत की गई है। उसी दिशा में राज्य के सम विकास के लिए मोहन यादव जी ने क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट की परंपरा शुरू की है। क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट आने वाले समय में राज्यों के सम विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। देखने में जब देखते हैं तब अमाउंट छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, मगर किसी को मालूम नहीं है कि 2 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस पर गुरुवार को दिल्ली की कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन में आयोजित क्रिसमस प्रार्थना सभा में शामिल हुए। दिल्ली के बिशप राइट रेव डॉक्टर पाल स्वरूप ने प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना की। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की कुछ तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Lord, we greet
On this holy and joyful festival of Christmas, we thank God for bringing us together in fellowship, hope, and thanksgiving. May the light of Christ, who came into the world to dispel darkness, guide our leaders, bless our church, and bring peace, justice, and goodwill to our nation and the world. Once again, we warmly welcome you all and wish everyone a blessed and joyous Christmas. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Sir, we are so glad to have you in our community this morning. और हम आपके लिए आज खास तौर से कुछ क्रिसमस कैरल्स लाए हैं. Father, we still our hearts before you on this Christmas morning. We give you thanks for the gift of your only Son, Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth
of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen.